वेलकम टू डिस्कवरी एंड YCL। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी। जैसे कि पता है कि हर बार मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि इस चैनल के अंदर जो भी मैथ्स से जो भी अपकमिंग जो लेटेस्ट जो अपना जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है यहाँ पर जो भी लेटेस्ट हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अपने क्वाड्रेटिक के अंदर बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, स्टार्टिंग से रूट से लगा करके फिर ग्राफ से होते 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 सब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वगैरह भी पढ़ा था। तो उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं कि जैसे कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दे रखा है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरीके के कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे। उस फंक्शनों की हम रेंज किस तरीके से निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बस वही बात है कि आज हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे ठीक है। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखो मैक्सिमम, मैंने एक अपने बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बता था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो जो पैराबोला होता है वो माउथ फेसिंग अपवर्ड होता है। इसी तरह से a<0 के अंदर जो पैराबोला होता है वो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड बनता है। तो इसका मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में इसकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेंज होती होगी, कुछ मिनिमम वैल्यू और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती होगी। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि माना कि कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अपना जो टॉपिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसके अंदर अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट की बात करूं तो जैसे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है यानी कि a>0 तो जो पैराबोला होता है वो माउथ फेसिंग क्या होता है, अपवर्ड, इस केस में बनता है। अगर a की वैल्यू <0 होती है, अगर a<0 होता है तो पैराबोला बनता है वो माउथ फेसिंग क्या बनता है, डाउनवर्ड। यानी कि a<0 के अंदर जो पैराबोला बनता है वो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, यानी कि इसको हम कहते हैं चप्पू और a>0 को हम कहते हैं अप्पू, है ना। a>0 और a<0, a0 हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर हमने बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता है। साथ ही साथ ऑल कोफिशिएंट ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब हमें बस एक चीज पर फोकस करना है कि ये जो पैराबोला दे रखा है इसके अंदर मिनिमम और हमें क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम का बस फंडा सा इतना सा है कि ये जो पैराबोला है हमें पता है कि इसका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो हमेशा -b/2a -d/4a रहा करते हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जैसे इस तरीके से मैंने एक पैराबोला बना दिया तो इस पैराबोला के जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं -b/2a, यानी कि x की वैल्यू -b/2 है। उस पर जो मिनिमम से मिनिमम, अगर पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड है तो मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू जनरेट होती है वो -d/4 है। यानी कि ये पैराबोला है y इक्वल्स टू समथिंग, इसके अंदर अगर पूछे कि y मिनिमम बताना है तो y मिनिमम हमेशा किसके इक्वल होता है, -d/4 है। और अगर मैं y मैक्सिमम की बात इसके अंदर करूं तो y मैक्सिमम, देखो ये पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि इसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो इन्फिनिटी, यानी कि जो इस फंक्शन की a>0 के लिए इस पैराबोला की जो रेंज आ गई वो -d/4 से इन्फिनिटी आ गई। इसी तरह से अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के केस में देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या सेम रहता है, यही। तो इस केस में देखो ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल पाताल लोक में जा रहा है, तो इसका मतलब सोचो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कुछ -इन्फिनिटी जैसी होगी। यानी कि अगर मैं y मिनिमम की बात करूं तो इसके अंदर y मिनिमम कुछ -इन्फिनिटी जैसा बनने वाला है, और अगर मैं y मैक्सिमम की बात करूं तो y मैक्सिमम इसके अंदर -d/4 ऐसा कुछ बनने वाला। बस दो चीज़ें हमें फोकस करनी है कि पैराबोला माउथ फेसिंग डाउनवर्ड है तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, एंड अगर माउथ फेसिंग अपवर्ड है तो उसके अंदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम इस कॉन्सेप्ट से देने वाले हैं। बस ये दो डब्बे याद रखने हैं, डाउनवर्ड में इस तरीके से और अपवर्ड है ना, अपवर्ड में इस केस में और डाउनवर्ड में ये वाला हमें कॉन्सेप्ट लगाना। बस मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसकी आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। तो चलिए इसके बिहाफ पे हम कुछ एक आध क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि इस पे जैसे सर की क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते होंगे। तो कोई भी एक जैसे पैराबोला दे रखा है 3x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इस तरह से ले लिया मैंने, या फिर y इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना, प्लस 6x प्लस 5। मैंने इस तरीके से एक क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर किया। इसके अंदर हमें बताना है कि इसकी y मिनिमम एंड y मैक्सिमम, है ना। सबसे पहले हम y मिनिमम एंड y मैक्सिमम दोनों की बात कर लेते हैं ना, कि दोनों के अंदर क्या मिलने वाली। अब देखो इधर सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट बताएगा कि इसके साथ होने क्या वाला है। तो इसका मतलब जैसे हम इसके लीडिंग कोफिशिएंट के पास गए तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है -3 इज लेस देन 0। देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मिल गया, यानी कि ए मिल गया वो लेस देन 0। इसका मतलब जो इसका पैराबोला बनने वाला है वो हमेशा क्या बनेगा, माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर ए लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब जो पैराबोला होता है वो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होता है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से मिलने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है। इसकी मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी रहने वाली है, वाई मिनिमम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। वाई मिनिमम तो इसकी माइनस इन्फिनिटी रहने वाली है, और हमें पता ही है कि जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -d/4 रहने वाली है, यानी कि वाई जो मैक्सिमम होगा वो कुछ इस तरीके से -d/4 है। वैसे देखो ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर से भी, क्योंकि ये फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ था श्रीधराचार्य वाला जो, इसी से ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हुई थी कि -d/4 है होती है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाले फंडे से भी बिल्कुल इसको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वाई मैक्सिमम क्या हो गया, -d/4 है, वही बात है -d, इसका मतलब -b² - 4ac। इसके अंदर b कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 36, b² - 4, a दे रखा है -3 इंटू सी दे रखा है 5 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, 4a -3, इस तरीके से दे रखा है। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम जो जनरेट हो गई, माइनस तो बाहर है ही है, यहाँ पर मिल गया 36 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 60 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 माइनस का 12। तो इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, यानी कि ऊपर जो वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर माइनस और माइनस, हाँ देखो साथ में प्लस 6 और 9 यानी कि 96/12। ठीक है, माइनस और माइनस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यानी कि 36 + 60 होल डिवाइडेड बाय 12, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो जनरेट हुई है वो 96 से 12 मिल गई है। इसका मतलब अगर मैं इसकी रेंज बताऊं तो इसकी जो रेंज हो गई छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू -इन्फिनिटी से मिला है 96/12, 96/12, और ये इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई। हम इसकी रेंज इस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि रेंज बेसिकली क्या होता है, मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट का सेट। तो इसका मतलब इस केस में इस पैराबोला के लिए जो इसकी जो रेंज हो गई वो कुछ इस तरीके से हो गई, मतलब इसके बीच में है ना ग्राफ लाई करेगा, मतलब y की वैल्यू इसके बीच में वेरी करेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर एक और हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक पैराबोला दे रखा है 2x स्क्वायर -3x + 1, इस तरीके से दे रखा है y इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसके अंदर वही बात y मिनिमम, इसके अंदर हमें y मिनिमम एंड y मैक्सिमम की बात करनी है ना, y मिनिमम एंड y मैक्सिमम वापस इसी क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराबोला कि माउथ फेसिंग डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वही बात है, सबसे पहले इसके लीडिंग कोफिशिएंट को अगर देखें तो जो 2 है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है a वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है जो पैराबोला बनेगा वो माउथ फेसिंग हमेशा क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो अगर अपवर्ड बनेगा तो इसका मतलब आज इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है और मैक्सिमम कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तो हमें पता है, तो पहले लिख देते हैं इसकी जो y मैक्सिमम होगा वो क्या होने वाला है, इन्फिनिटी। y मैक्सिमम इन्फिनिटी, और y मिनिमम की अगर बात करें तो y मिनिमम वही बात है कि आज ये भी y मिनिमम जो रहने वाला है वो -d/4 जैसा कुछ रहने वाला है, और 4 जैसा इसका मतलब -b² - 4ac। तो b² का मतलब -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 -4 a इंटू सी, a कितना है 2 और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 और होल डिवाइडेड बाय 4 है, इस तरीके से। और a की वैल्यू हमें पता है कितनी रहने वाली है 2, यानी कि
यहाँ पर भी जो a की वैल्यू है वो कुछ 2 जैसी रहने वाली है, इस तरीके से है ना, इंटू 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 माइनस 8, यहाँ पर कितना 9 माइनस जो 8 हो जाएगा वो बेसिकली कितना 1, 1 यहाँ पर माइनस से, तो ये -1/8, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब इस तरीके से क्या मिल गई, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो वही बात है, अगर आज भी मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ, रेंज का मतलब y की वैल्यू, तो y बिलोंग्स टू मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम -1/8 रहने वाला है। मिनिमम वैल्यू जो वर्टेक्स पे जनरेट होती है और मैक्सिमम मिल गया आज भी इन्फिनिटी। ये इस फाइनल फंक्शन की क्या मिल गई है, रेंज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पैराबोलिक एक्सप्रेशन की, है ना, कोई भी पैराबोलिक जो भी क्वाड्रेटिक कर्व दे रखा है उसकी रेंज के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है रेंज ऑफ, नेक्स्ट जो अपना हम इसके अंदर जो टॉपिक कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। देखो ये चीज़ जो अपना जो टॉपिक है इसके अंदर, ये 12th क्लास में भी बिल्कुल काम आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये डिस्कस कर लेना, क्योंकि जब हम 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, उसके रेंज के बारे में हम वहाँ पर भी कमेंट किया करेंगे कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होता है, उन फंक्शनों की रेंज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले रेंज ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन, देखो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन। फिर सेकेंड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी कह सकते हैं या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए एक लीनियर। और थर्ड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। इसके अंदर देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलमोस्ट इस तरीके से, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में JEE के अंदर जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो कुछ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट से है। तो देखो सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं स्टार्टिंग से लीनियर अपॉन लीनियर, कि अगर कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब ऊपर में मान लेता हूं ax प्लस बी और अपॉन में मान लेता हूं cx प्लस डी, यानी कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन। देखो लीनियर फंक्शन ऊपर भी मैंने जनरल लिख दिया ax प्लस बी और अपॉन में मैंने लिख दिया cx प्लस डी, यानी कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की जो रेंज निकली जाती है। देखो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए यही बात है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू -d अपॉन c। वही बात है, देखो अपॉन वाली वैल्यू इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए cx प्लस डी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन में ये बात तो जरूर दे रखी होगी कि इसके अंदर x है वो -d अपॉन c नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x -d अपॉन c के इक्विवेलेंट हो जाए तो इसका मतलब जो y है उस केस में इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, क्योंकि ये जब 0 को टेंड करेगा तो y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं, ये वाला जो अपॉन वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये 0 कब होती थी, जब x ये होता था। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो ऑल रियल वैल्यूज हो गई। x के अंदर तुम कुछ भी रियल वैल्यू रखो, बस ये वाली वैल्यू मत रखो। तो इसका मतलब इसके डोमेन तो पता चल जाता है, और डोमेन तो हर एक क्वेश्चन में जब लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दे रखा होता है तो अपॉन वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। इस फंक्शन के साथ बिल्कुल ये वाली चीज चिपकी हुई होती है, या फिर बाय डिफॉल्ट ये होती है। ये चीज हमें भी समझनी होती है कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, यानी कि कंप्लीट मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो अपॉन वाला फंक्शन कभी भी 0 को टेंड नहीं करेगा। उस केस में ये वाला जो फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होता है पर्टिकुलर उस वैल्यू पे। तो देखो अब हम इसकी रेंज की बात करें तो बस रेंज का बस इतना सा फंडा है कि इसके अंदर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी की सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले आओ। जैसे ये y इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है, अब क्या कर दो x इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ले आओ। तो एक क्वेश्चन के अंदर हम ये सारी बातें कंसिडर करते हैं। जैसे मैं कंसिडर करता हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है, रेंज। देखो y इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है, इसके साथ ही दे रखा होगा कि x 1 नहीं होना चाहिए। x क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें बताना है रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y।
तो देखो इस y की रेंज बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जो वैल्यू y इक्वल्स टू, जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखी है, हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 2, x माइनस 1 को y से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से वैल्यू मिली। अब क्या करना है, मुझे सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है, तो मैं x वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये मिला x, कॉमन भी ले लिया मैंने, तो यहां पर मिला वैल्यू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2 और ये उधर जाएगा तो प्लस y, मतलब इस तरीके से कुछ मिला। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू मिली है x इज इक्वल्स टू वो कुछ इस तरीके से मिला y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर दिया सारी की सारी वैल्यू कंसिडर की है। तो इसका मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब देखो, हमने जब कहा था y इक्वल्स टू ऐसा होता है तो अपॉन वाली वैल्यू ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x 1 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आज अगर इस x को डिफाइन होना है, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आज इस x को डिफाइन होना है तो इस केस में y भी नॉट इक्वल्स टू 3 होगा। इसका मतलब इसके साथ भी एक चीज जरूर लिखी होगी, y इज नॉट इक्वल्स टू 3। y क्या है, 3 नहीं हो सकता। तो सोचो y 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब y की वैल्यू होगी वो ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी बस एक्सेप्ट 3 नहीं हो सकती। इसका मतलब y की वैल्यू तो इस फंक्शन की रेंज हुआ करती है, यानी कि y क्या हो गया, इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू फंक्शन का डोमेन होता है और y की वैल्यू क्या होता है, उस फंक्शन का रेंज। तो हर बार हमें ऐसा ही करना है, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर दे रखा है वैल्यू क्या करो, देखो अभी तक तो इस फंक्शन का डोमेन था r माइनस 1, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो r माइनस क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इसका मतलब r माइनस 1 इस फंक्शन का क्या था, डोमेन था, क्योंकि ये x की वैल्यू थी, x बिलोंग्स टू r माइनस 1 था। बट हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी की सारी जो वैल्यू थी, कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि x जो एक फंक्शन है वो बेसिकली एक y का फंक्शन है। अब हमें पता किया कि y है वो 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब रियल नंबर में से 3 माइनस कर दो तो वो बिल्कुल y की सारे के सारे इंटरवल मिल जाएंगे। इसका मतलब y की वैल्यू ही अपनी फंक्शन की रेंज हुआ करती है। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। देखो एक इसके अंदर मैं कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट मेथड डिराइव करता हूँ, है ना। देखो ये शॉर्ट मेथड हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर वाले फंक्शन के लिए वैलिड होगा कि हमेशा अगर लीनियर अपॉन लीनियर वाले फंक्शन की अगर रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, किसी भी फंक्शन की लीनियर अपॉन लीनियर में अगर रेंज निकालनी है तो वो रेंज होती है रियल नंबर माइनस, देखो रियल नंबर माइनस क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, रियल नंबर ऑफ, देखो ये जो फंक्शन था इस y की हमें क्या करनी थी, रेंज निकालनी थी। तो देखो इसके अंदर ऊपर वाला जो फंक्शन है इसके अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और अपॉन के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर x का कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या करना है कि न्यूमरेटर के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ x है और इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर जो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या कर देना, बस बाहर निकाल देना है, यानी कि r माइनस, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है, 3/1, इसका मतलब मैंने 3/1 कर दिया। इसका मतलब r में से जो फाइनली जो वैल्यू बाहर निकली है वो कुछ निकली है 3, इसका मतलब ये उस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई, ये उस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई। तो इस तरीके से देखो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं इस फंक्शन की रेंज 3/1, इसका मतलब क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से ही है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो जनरल फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू समथिंग, अगर इस वाले फंक्शन, ये बिल्कुल इस फंक्शन की अगर मैं रेंज निकालना चाहूँ, अगर इस वाले फंक्शन की जो रेंज निकालना चाहूँ तो मैं इन जनरल लिख सकता हूँ r माइनस a/c, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन की बिल्कुल रेंज डिफाइन करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि रेंज ऑफ y, तो इसका मतलब रेंज ऑफ y क्या होगा, y बिलोंग्स टू r माइनस ऑल एक्सेप्ट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ऊपर में कितना a और नीचे में कितना c, बस ये उस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कुछ इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो बिल्कुल एक इजी अप्रोच है, इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ये चीज़ें अप्लाई करनी है और इस तरह से हमें किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और कंसिडर करता हूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल लिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, सबकी रेंज निकालनी हमें, y इक्वल्स टू 1/3x - 2, फिर दूसरा फंक्शन
y इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3x। इसी तरीके से थर्ड में ले लूँ y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया। सबके अंदर इस फंक्शन की क्या करनी है, रेंज बतानी है। तो रेंज के मतलब देखो सबके साथ डोमेन तो बिल्कुल फिक्सअप है कि x की वैल्यू देखो सबके साथ दे रखा होगा बेटा कि x इसके अंदर x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती। इसके अंदर भी x की वैल्यू है इज नॉट इक्वल्स टू 2/3 है ना, इसके अंदर भी 2/3 नहीं हो सकती। इसके अंदर भी x की वैल्यू देखो 2x प्लस 3 जीरो कहाँ हो रहा है -3/2 पर, तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। ये कंप्लीट r माइनस समथिंग वैल्यू ऑल आर दी डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस है ना। ये डोमेन तो बिल्कुल डोमेन तो स्पेसिफाई किया होगा हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर के साथ। बस अगर हम इसकी रेंज की बात करें, अगर मैं इस फंक्शन के पहले वाले फंक्शन की रेंज की बात करूं तो देखो रेंज की बात देखो 1 अपॉन लीनियर फंक्शन है और 1 अपॉन लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है r माइनस 0। क्या होती है r माइनस 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। देखो हमेशा बिल्कुल ये चीजें गांठ बांध लो, 1 अपॉन लीनियर एनी 1 अपॉन लीनियर कोई भी 1 अपॉन लीनियर टाइप का फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा r माइनस क्या होती है 0 होती है। क्या होती है हमेशा r माइनस 0। और वो चीज़ यहाँ पर भी देखो क्लियर हो रही है। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाले फंक्शन के साथ में 0x यानी कि यहाँ पर 1 के साथ में अगर मैं इस तरह से लिखूँ 0x प्लस 1 तो यानी कि देखो ऊपर भी लीनियर अपॉन लीनियर और लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज हमने निकालना सीखा है। r माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऊपर कितना है और नीचे कितना है, तो 0/3 0/3 कितना होता है 0 होता है यानी कि r माइनस 0। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं रेंज। यहाँ पर भी अगर मैं इसके फंक्शन की मैं रेंज की बात करूँ यानी कि इसके लिए भी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज r माइनस ऊपर वाले फंक्शन में x का कोफिशिएंट कितना 1 है और नीचे वाले में कितना है 2 है, तो 1/2 सॉरी 1/-3 नीचे वाले में -3 दे रखा है यानी कि यहां पर आ जाएगा -3। इसके अंदर में यानी कि -3 दे रखा है इस तरीके से। इसी तरीके से लास्ट वाले फंक्शन में अगर मैं वापस रेंज निकालना चाहूँ तो r माइनस वही वैल्यू निकालूंगा मैं। ऊपर वाले फंक्शन में x का कोफिशिएंट 3 नीचे वाले में कितना 2 यानी कि यहां पर 3/, तो ये सभी फंक्शनों की रेंज होगी। पहले के अंदर r माइनस 0, दूसरे के अंदर r माइनस -1/3 और तीसरे के अंदर r माइनस क्या मिल गई 3/2। तो इस तरीके से फंक्शनों की क्या कर सकते हैं हम रेंज निकाल सकते हैं। देखो सारी बातें क्लियर हो रही है। x का कोफिशिएंट 0/3 तो r माइनस 0/3 यानी कि 0। दूसरे में r माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर -3 तो 1/-3 तो r माइनस 1/-3। बिल्कुल यहाँ पर भी r माइनस 3/2 तो मतलब एक सिंगल एलिमेंट हमेशा क्या होगा माइनस होगा। तो लीनियर अपॉन लीनियर में हमें बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हमने बिल्कुल एक जनरल एक शॉर्ट तरीका देखा है कि बिल्कुल लीनियर अपॉन लीनियर दुनिया का कोई भी फंक्शन आ जाए हम उस फंक्शन की क्या कर देंगे रेंज निकाल सकते हैं। बिल्कुल r माइनस क्या कर देना है ऊपर वाले फंक्शन के साथ जो x का कोफिशिएंट है डिवाइड बाय नीचे के अंदर अपॉन में जो x का जो फंक्शन जो दे रखा है उसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो क्या कर देना r से माइनस कर देना है। तो वो सारी बातें हमने इसके अंदर जो भी है डिस्कस की थी। तो बिल्कुल इस तरीके से साथ ही साथ एक नया पॉइंट और ऐड कर देना कि दुनिया का कोई भी 1 अपॉन लीनियर फंक्शन है यानी 1 अपॉन लीनियर की जो रेंज होती है वो हमेशा r माइनस क्या होती है 0, क्योंकि 0 ऊपर वाले फंक्शन के साथ हमें लीनियर बनाना पड़ेगा तो उसको x के साथ कोफिशिएंट 0 डाल के हमें इस तरीके से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं जो अपना जो नेक्स्ट अपना जो है इसके अंदर देखो एक और क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं लीनियर की केस में। जैसे क्वेश्चन है रेंज ऑफ अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो अपने आप में क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर दे रखा है। क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, बट वही बात है कि बिल्कुल इसने फैक्टर करके दिया है तो इसका मतलब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 फैक्टर कट हो गया। जिस फैक्टर को कट करो बेटा उसके साथ लिख दिया करो कि ये x 1 था नहीं, x क्या नहीं था 1 था नहीं। तो सोचो जब x 1 था नहीं तो जब x माइनस 1 से x माइनस 1 फैक्टर मैंने कैंसिल कर दिया तो वैल्यू आज मिली थी हमें y अपॉन y इक्वल्स टू x। क्या मिली थी
वाई इजिकल्स टू एक्स। वाई इजिकल्स टू एक्स वाला जो फंक्शन होता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, हर एक एक्स की रियल वैल्यू के लिए वाई भी हमें क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है। तो अगर इसके अंदर मैं वाई बिलोंग्स टू, यानी कि अगर मैं रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं, वैसे इसके लिए तो रियल मिलना था, इसके लिए तो क्या मिलना था, रियल, लेकिन अपना फंक्शन ये ना होके ये था, और ये फंक्शन तभी डिफाइन था जब एक्स इक्वल्स टू 1 था नहीं। तो सोचो जब मैंने इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया तो देखो यहां पर भी मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा नहीं, और जब मैंने x को 1 दिया नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा था 1 वो भी आज मिला नहीं, यानी कि उस केस में r माइनस 1 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके बिहाफ पे मैं एक और क्वेश्चन कंसिडर करता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर मैं इसके अंदर लिखूं range of this function y equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 whole divided by x minus 2 and x minus 3, इस तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी x माइनस 2 से देखो x माइनस 2 ये भी कैंसिल आउट और ये भी वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट, यानी कि x 2 था नहीं, x की वैल्यू 2 भी नहीं थी और ना ही क्या थी 3, x की वैल्यू 2 और 3 नहीं थी। जब मैंने ये फैक्टर कैंसिल आउट किया तो अपने पास मिला y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, यानी कि अभी फाइनली फैक्टर कैंसिल आउट करने के बाद अपने पास जो मेन फंक्शन मिला वो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 था। जब x को मैं ऑल रियल वैल्यूज रखूँ तो y भी हमारे पास ऑल रियल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन का डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। बट अब मैं रेंज की बात करूंगा y बिलोंग्स टू r। देखो इसके लिए तो रियल थी, लेकिन अपना मेन फंक्शन कौन सा था, ऊपर वाला फंक्शन। तो ऊपर वाले फंक्शन में मैंने x2 प्रोवाइड किया भी नहीं, 3 प्रोवाइड किया भी नहीं। तो जब मैंने x2 दिया नहीं और 3 भी दिया नहीं तो 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग जो y मिल रहा था वो भी हमें मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब जब मैंने x को 2 प्रोवाइड किया तो देखो यहाँ पर 2 प्रोवाइड करने पर 2 माइनस 1 जो y की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1, यानी कि जब मैंने x2 दिया तो 2 माइनस 1 कितना मिला, 1 मिला। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो 1 थी वो जब मैंने इनपुट दिया नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 भी मिला नहीं। सोचो जब मैंने x3 दिया नहीं तो जब मैं x3 रखूंगा तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 आ रही। जब मैंने 3 दिया नहीं तो y की वैल्यू 2 भी मिलेगी नहीं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी यहाँ से कैंसिल आउट। मतलब इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीजें तुम x की प्रोवाइड नहीं कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा है वो भी तुम्हें मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कब, जब इस तरीके से फैक्टर आउट जो भी फैक्टर है वो कैंसिल होकर एक लीनियर अपॉन लीनियर बनता है। तो ये कुछ एक अलग वैरायटी थी, वैसे तो कर भी लेते कोई दिक्कत नहीं होता, बस ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी फैक्टर कैंसिल आउट करो साथ में एक कसम जरूर खाया करो कि वो वैल्यू वो उस नंबर के इक्वल थी नहीं, जब वो थी नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला भी नहीं। यानी कि जब जब तुम x ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करोगे नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था जो हम रेंज में कंसिडर कर रहे थे वो मिला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट अपना जो है सेकेंड टाइप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सेकेंड जो अपना है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर बस इतना सा फंडा है। देखो सारी चीजें मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन से ही क्लियर करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है रेंज ऑफ वाई जो फंक्शन मैं इसके अंदर कंसिडर कर रहा हूं वो कुछ ऐसा कर रहा हूं x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इस तरीके से कुछ दे रखा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज के लिए सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट, देखो इसके अंदर फॉर ऑल हमेशा इसके अंदर x की वैल्यू तो ऑल रियल होगी, है ना, क्योंकि हमें बस यही तो पता करना है कि x तो हमें कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं, इसके अंदर x कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वो x प्रोवाइड नहीं करेंगे। और मैंने हर बार बताया है कि कोई भी फ्रैक्शन के अंदर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, अगर फ्रैक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा होता है ऐसा p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, तो बिल्कुल एक कसम इसके साथ एग्जामिनर खा के ही देता है कि मैं इसको जीरो नहीं करूंगा, क्योंकि ये जब जीरो होगा उस केस में ये वाली वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के साथ बिल्कुल स्पेसिफाइड होती है। तो ये चीज़ें हमने पहले से ही वैसे डिस्कस कर रखी है, तो इसका मतलब ये चीज़ें बिल्कुल
होती ही है। अब देखो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखो x की ऑल रियल वैल्यूज़ है, तो हमें देखो इसके अंदर कुछ स्टेप्स इस फंक्शन की जो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। देखो अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर हो जाते हैं, तो इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जब भी इसके फैक्टर नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ता है, वही कंप्लीट मेथड हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल प्रॉपर मेथड से फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले इस फंक्शन को वैसे ही y इक्वल्स टू लेट किया हुआ ही है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जो y/1 लिखा हुआ है इसको बिल्कुल इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको और इससे, है ना। तो y को मैंने जैसे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y(x²) इस तरीके से प्लस 3xy प्लस 6y, इस कंप्लीट डब्बे को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो y(x² प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, वही बात कि वापस हमें y(x²), अब यहां पे क्या कर दो, x को क्या कर दो, कॉमन ले लो। तो यहां पर जैसे ही मैंने x को कॉमन लिया तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3y माइनस 1 इंटू एक्स फिर प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देखो इस तरीके से चीजें मिल गई। अब देखो ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, देखो हर बार ये क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इन एक्स, और हमें क्या रखा है कि एक्स क्या है, रियल। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स की अगर बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक के अंदर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, देखो x² है, इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी x है, कुछ कोफिशिएंट है, और ये सारे के सारे जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब हमें एक चीज़ तो पता है कि जब रूट्स रियल रहा करते हैं तो रियल रहने का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक जो भी इसका कर्व रहा होगा पैराबोला, वो या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। यानी कि रूट्स रियल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो स्टेप सेकंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार x रियल के लिए इस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है फॉर रियल x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। हर एक x की रियल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मानना है। तो देखो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का बस इतना सा मीनिंग है कि जब इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने वाले हैं तो इसका मतलब क्या होने वाला है, b² माइनस 4ac यानी कि 3y माइनस 1 b² माइनस 4a इंटू c जो मिलने वाला है वो 6y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने कर दिया b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 9y² है ना, b² माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बहुत ईजी हो गया, a² माइनस क्या हो गया, a² माइनस कितना हो गया 6y प्लस 1 और माइनस देखो ये हो गया 4 इंटू 6 24y² और माइनस ये हो गया प्लस और ये हो गया 8y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। देखो ब्रैकेट बिल्कुल अच्छे से मल्टीप्लाई करना कि यहाँ पर जो वैल्यू थी 4, 6 4 जा 24, फिर ये मैंने कर दिया y² और फिर माइनस और माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 4 इंटू 8y। ठीक है, अब रही बात, इसको थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा यहाँ पे, सबसे पहले देखो y वाला, देखो कांस्टेंट वाली तो टर्म अपने पास एक ही है, और सबसे बड़ी बात y वाला जो कोफिशिएंट है अपने पास, तो ये हो गया, ये यहाँ पर है, मिस्टेक तो नहीं हुई ना, 3y², और इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, a² माइनस 2ab प्लस 1 माइनस 4, और यहाँ पे ये 6 वाली जो वैल्यू है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 15 है ना, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले y² वाले को सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15, तो माइनस का 15y², फिर माइनस का 6 और प्लस का 8y, तो ये हो गया प्लस का 2y, और यहाँ पे हो जाएगा
प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है। देखो गलती होने के चांसेस यहाँ रहते हैं। अगर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली इसको सॉल्व करना है कि कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो बिल्कुल सही है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 15y² माइनस का 2y माइनस 1 इज ग्रेटर देन। अब देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वापस यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो फाइनल अपने पास जो क्वाड्रेटिक मिली है वो कुछ ऐसी मिली है कि 15y² माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, फाइनली इसके फैक्टर करने। तो देखो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बस वही बात सोचनी पड़ेगी कि यानी कि दो ऐसे नंबर 15 माइनस 1 है ना, माइनस 15, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 15 होना चाहिए और सम माइनस 2 होना चाहिए। वैसे यहाँ से ये सारी चीज़ें पता नहीं चले तो बिल्कुल श्रीधराचार्य वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो बिल्कुल वैल्यू चेक कर लेते हैं एक एक कि देखो इसके अंदर क्या रहने वाला है। इसके अंदर जो a की वैल्यू है वो कितनी, 15 है। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले श्रीधराचार्य से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू, देखो y की वैल्यू श्रीधराचार्य से -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो यानी कि यहाँ पर जो मिलेगा -b कितना 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² कितना -2 का स्क्वायर 4, b² माइनस 4a इंटू सी। तो 4a अपने पास कितना है 15 इंटू सी कितना है -1 और होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू ए। इस तरीके से है ना, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखो हमें पता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो माइनस और माइनस यहाँ पर कितना हो गया प्लस, और यहाँ पे 60 और 4, तो ये हो गया अपने पास 64, यानी कि इसका जो रूट हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया। तो प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय ये हो गया 15 30। 2a होता है अपॉन में -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब देखो जैसे ही प्लस साइन कंसिडर करोगे तो 8 प्लस 2 ये कितना आ गया 10 अपॉन 30, और इसी तरीके से अगर माइनस साइन कंसिडर करोगे तो 2 माइनस 8 यानी कि माइनस का 6 अपॉन कितना आ गया 30। तो इस तरीके से दो फैक्टर मिल गए। एक तो मिल गया अपने पास 1/3, यानी कि एक y की वैल्यू तो मिल गई 1/3, और दूसरी जो y की वैल्यू मिली है वो कुछ मिल जाएगी अपने पास। यहां से देखो 2 से बिल्कुल इजीली, हमें फैक्टर में बड़ी दिक्कतें आती है सॉल्व करने में है ना, तो बिल्कुल एक एक स्टेप सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे 3 से कर देते हैं। तो 3 के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का 2 और यहां पर अपॉन में 10, इसी तरह से यहां पर -1/5 है ना। देखो बिल्कुल मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं कि हमें बिल्कुल इस तरीके से फैक्टर कैंसिल आउट करना है ना। 6 की टेबल आती है तो यहाँ पर 6 5 जा 30, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब y की वैल्यू क्या मिली है, एक तो 1/3 और एक -1/5। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो देखो लेस देन इक्वल्स टू 0 मिल रही है, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 0 का बस मीनिंग सब इतना सा है कि जब नंबर लाइन बनाएंगे दोनों फैक्टर को उसके ऊपर प्लॉट करेंगे। तो इसका मतलब देखो यानी कि यहाँ पर मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे अगर दोनों ही फैक्टर -1/5 एंड 1/3 इस तरीके से दोनों फैक्टर अगर यहाँ पे प्लॉट करोगे तो इसका मतलब प्लस माइनस प्लस साइन लगाएंगे। आज हम वापस वही लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, और वही बात है कि हमें लेस देन इक्वल्स टू वाला देना। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो कुछ नेगेटिव इंटरवल में पड़ा होगा, मतलब कुछ यहाँ पे। इसका मतलब इसकी जो फंक्शन की जो रेंज मिल गई है हमें, जो y की वैल्यू मिल गई है वो y बिलोंग्स टू मिनिमम टू मैक्सिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू -1/5 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/3, और दोनों को ही इंक्लूड करना है। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इस फंक्शन की क्या मिल गई, रेंज मिल गई है। देखो जो मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल उस चीज़ पर फोकस करना। देखो हमने बिल्कुल एक एक स्टेप किया, यानी कि मैं डायरेक्टली रूट लिख भी सकता था कि 1/3 -1/5 था, बट वही बात है कि मैंने बिल्कुल प्रोसेस यहाँ पर देखो फैक्टर भी मैंने इस तरह से के एक एक 2 से कैंसिल आउट करके इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू एक एक बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब देखो हमें पता है, एक चीज़ हमने पता है कि क्वाड्रेटिक के अंदर जो पढ़ी थी हमने, बस ये चीज़ चेक करना मत भूलना कि सबसे पहले हमने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर ये पढ़ा था कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होता। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अपना जो y जो फाइनल आंसर मिला है -1/5 से 1/3, इसके बीच इंटरवल के अंदर 0 आया करता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 भी हुई थी। तो चेक करना है सबसे पहले
कि y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू यहां पर जब मैं 0 रखूं तो क्या ऐसा x से एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके डोमेन में था, यानी कि x की ऐसी वैल्यू थी जो हमने प्रोवाइड की, उसके करस्पॉन्डिंग y हमें क्या मिला था, 0 मिला था। तो हम चेक करते हैं कि जब y 0 रहा होगा तब x के साथ क्या कुछ रहा होगा, वो हम चेक करते हैं। तो y को मैंने 0 रखा, तो इस वाले एक्सप्रेशन को कंप्लीटली इसी तरीके से लिख दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाली वैल्यू कंप्लीटली 0 में चली गई, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -2। बिल्कुल सही बात है कि मेरे डोमेन में x इज इक्वल्स टू -2 एक ऐसा पॉइंट था जिसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे y मिला था वो 0 मिला था। तो बिल्कुल इस केस में यहां पर मैं 0 को इंक्लूड करूंगा, ये मतलब फाइनल आंसर है, 0 को इंक्लूड करेंगे। सोचो अगर यहां पर इस तरीके से ऐसा x मिलता जो इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उस केस में हम यहां से y को क्या कर देते, बाहर निकाल देते कि इस इंटरवल में बस y एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी। तो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने इसके अंदर कि क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इन x बनाना है। अब हर एक x की वैल्यू के लिए देखो x रियल है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर x रियल होने का बस इतना सा मीनिंग है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो इस तरीके से फाइनली उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके उस फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे। तो बस वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।